नमस्कार दोस्तों, धूम्रपान और शराब आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं। इनसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन आज के इस नए भारत में अगर कोई अपने खाने में स्वाद डालना चाहे तो वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो चुका है। 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर की तरफ से पहली नोटिफिकेशन आई थी। इन्होंने एमडीएच के 3 मसालों का नाम लिया, मद्रास करी पाउडर और सांभर मसाला। इसके अलावा एक एवरेस्ट का प्रोडक्ट फिश करी मसाला। इन सब में इथाइलिन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई। ये एक ऐसा केमिकल है जिसके सेवन से कैंसर का डायरेक्ट लिंक है और कई देशों में इसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बैंड है। सिंगापुर देश की फूड एजेंसी ने अलग से टेस्टिंग करी और एवरेस्ट के फिश करी मसाले में यही चीज पाई। 4 मई 2024 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव्स के देशों ने इन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल के देशों की फूड एजेंसीज अपनी अलग से टेस्टिंग करा रही हैं और जल्द ही वहां पर भी इन्हें बैन किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। थोड़ा और गहराई से जांच करी तो पता चला पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स को या तो बैन कर दिया है या रिकॉल कर दिया है। 527 ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया फिर से। इनमें सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि हर चीज शामिल है, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, फल, सब्जियां, फ्लेवर्स, आइसक्रीम, थिकनर्स और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में एमडीएच ने जितने मसाले अमेरिका में भेजे, यूएस कस्टम अथॉरिटीज ने उनमें से 31% मसालों को वापस भेज दिया। कहा कि उनमें सैल्मोनेला पाया गया है। ये एक बैक्टीरिया है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। दस्त लगना, फीवर आना, वॉमिटिंग और सीवियर केसेस में आपके नर्वस सिस्टम को भी चोट पहुंचा सकता है। हालत इतनी गंभीर है और ये सारी खबरें हमें सिर्फ इसलिए पता चल पा रही हैं क्योंकि दूसरे देशों की अथॉरिटीज अपना काम कर रही हैं। नहीं तो अपने देश में ना तो टीवी चैनलों में इसे दिखाया जा रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई चेतावनी आई। अरे चेतावनी देना तो छोड़ो, मोदी सरकार ने पिछले महीने पेस्टिसाइड की लिमिट को 10 गुना बढ़ा दिया। जितना पेस्टिसाइड आपके मसालों में पाया जाना एक्सेप्टेबल है, उसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। 140 करोड़ लोगों की जिंदगियों के साथ यहाँ खेल खेला जा रहा है। यहाँ बात सिर्फ कुछ मसालों की नहीं है, ये खेल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आइए समझते हैं इस वीडियो में गहराई से कि ये कौन से केमिकल्स हैं जो पाए जा रहे हैं, क्यों पाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे असली कारण है और आप अपनी सेहत को बचाने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्रोजी रिएक्शन। वैसे तो हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट पैदा हो रहे हैं। हम इन चीज़ों को महसूस नहीं कर रहे, लेकिन कभी हमारा आधा सर दर्द कर रहा होता है, कभी हमारी बॉडी का ये हिस्सा दर्द कर रहा होता है, कभी चेस्ट, कभी लेग्स, कभी पाँव। वैसे इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है इन चीज़ों की वजह से, लेकिन फील नहीं कर रहा, लेकिन लगातार इसको खाया जा रहा है, पिए जा रहा है। आप स्मोकिंग को देख लीजिए, आप शराब को देख लीजिए, आप पाउडर किसी भी किस्म का, चर्स, हेरोइन, किसी भी टाइप का पाउडर देख लीजिए, वो हम ले रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को बतौर फन ले रहे हैं और हम इन चीज़ों को फील नहीं कर रहे कि इन चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी में क्या असरात पैदा हो रहे हैं। बाद में हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं। हम इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते अपनी लाइफ में, हालांकि इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में हाईलाइट करेंगे, हमारी जो लाइफ है वो एक हेल्दी लाइफ होगी, लेकिन हम इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करें। अब मैं ध्रुव राठी की एक और वीडियो आई है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सपोज किया गया है कि इंसान हैरान होता है। उसका छोटा सा ट्रेलर मैं किसी और जगह पे देखा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस वीडियो पे रिएक्शन दूंगा कि जो हम घरों में मसाला यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम जो चटपटी चीज़ें खाते हैं, वो कैसे हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रही है, हमारे बच्चों पे हो रही है, और फ्यूचर में जब हम बड़े हो जाएंगे किस तरह से हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होगी। इन चीज़ों को आपने मुकम्मल तौर पर देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगी। थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है। जब आप एंड तक वीडियो को देखोगे तो आप कहोगे कि वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुए कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी पे मुकम्मल तौर पे बुरा असर हो रहा है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, दुनिया की जितनी भी ममालिक देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान हो जहाँ पे बैठ के मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। आपने एज ए पाकिस्तानी, एज ए अफगानिस्तानी, एज ए श्रीलंकन और अदरवाइज जितने भी कंट्रीज के मुझे लोग दे रहे हैं, इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखना है कि ये वीडियो कितनी अच्छी आपके लिए साबित हो सकती है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को भी क्लिक करना है। आपकी सपोर्ट और मोहब्बत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। बिल्कुल मीडिया बिल्कुल काम नहीं कर रहा।
वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। यहाँ पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। एवरेस्ट कंपनी से जब पूछा गया कि उनके मसाले ऐसे क्यों निकल रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें तो नेसेसरी क्लियरेंसेस और अप्रूवल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ही दिया था। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। इसके अलावा हमारे खाने में कैंसरस केमिकल्स हैं या नहीं ये जांच करने की जिम्मेदारी है FSSAI की। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दूसरे देशों के फूड अथॉरिटीज भी उनकी सरकारों के अंडर आते हैं। और वो सारे देश कम से कम अपने देशवासियों की हेल्थ की परवाह तो कर रहे हैं, कम से कम ये तो कह रहे हैं कि आपका खाना खतरनाक है, इन मसालों से दूर रहो। हमारी सरकार के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है। FSSAI की तरफ से इकलौता रिस्पॉन्स ये आया है कि हमें 20 दिन चाहिए इन मसालों की टेस्टिंग कराने के लिए, फिर हम देखेंगे कि ये हानिकारक है या नहीं। इन्हें 20 दिन चाहिए। यहाँ पर एक आम आदमी ने अपनी तरफ से टेस्टिंग करा ली और कुछ ही दिनों के अंदर टेस्ट रिजल्ट्स आ भी गए। और FSSAI वो यूनिट है जिन्होंने 20 दिन मांगे ये जवाब देने के लिए कि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। मेरा सवाल FSSAI से ये है कि अगर मैं 4 दिन के अंदर पता लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कितना इथाइलिन ऑक्साइड है तो आपको 20 दिन का टाइम क्यों चाहिए? इस रिपोर्ट को देखिए, एक ट्विटर यूजर ने खुद से डिसाइड किया कि वो एवरेस्ट के फिश करी मसाले को टेस्टिंग करने के लिए भेजेगा। उसने इसे फूड हाइजीन एंड हेल्थ लेबोरेटरी में भेजा। 23 अप्रैल को उसने 50 ग्राम मसाले का सैंपल भेजा और 26 अप्रैल को रिपोर्ट तैयार भी होकर आ गई। क्या पाया गया? इस मसाले में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा 7.57 मिलीग्राम पर किलोग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है। इसकी लिमिट है 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी कि ये लिमिट से 70 गुना ज्यादा मात्रा में कैंसर कॉजिंग केमिकल मौजूद था। अब कुछ लोग बहाने मारते हैं कि दुनिया भर के देशों की ये साजिश है मोदी सरकार को गिराने की, इलेक्शन के पहले ही ऐसी खबरें क्यों आती हैं? ये खबरें इलेक्शन के पहले नहीं आ रही, ये काफी टाइम पहले से आई जा रही हैं। टीवी चैनल बस आपको दिखा नहीं रहे। अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में अमेरिका ने 15% MDH के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया था। 2020 से लेकर आज तक, जैसा मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन 527 इंडियन प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर चुका है या बैन कर चुका है। और अगर उन देशों पर यकीन नहीं होता तो इस रिपोर्ट को ही देख लो। ये तो एक इंडियन ने ही करवाई है, एक इंडियन लेबोरेटरी में ही। इस इशू की सीरियसनेस को समझ गए हो तो आइए अब थोड़ा इस केमिकल इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है EO या ETO। ये एक फॉसिल फ्यूल का बाय प्रोडक्ट है जिसके इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो यूज हमारे केस में रेलेवेंट है वो है स्पाइसेस की फ्यूमिगेशन में। फ्यूमिगेशन शब्द का मतलब होता है डिसइंफेक्ट करना या स्टेरिलाइज करना। जितने हानिकारक कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं खाने में उन्हें मारना। इथाइलिन ऑक्साइड का एक गैस के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये गैस किसी भी मटेरियल की पैकेजिंग के थ्रू बड़ी आसानी से फ्लो कर जाती है और काफी आसान और एफिशिएंट तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है डिसइंफेक्ट करने के लिए। ये गैस अपने आप में कलरलेस है तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन फ्लेमेबल जरूर है ये, यानी कि आग लग सकती है इस पर। इससे ई कोलाई और सैल्मोनेला जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। साथ ही साथ फंगस के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि फसल उगाते समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि मसालों की पैकेजिंग करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है तो उस किसान की गलती नहीं है जो फसल को उगा रहा है, बल्कि उस कंपनी की जिम्मेदारी है जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के दौरान और पैकेजिंग करने से पहले इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रही है। प्रॉब्लम स्टोरेज के वक्त आ रही है। ये एक बड़ा सिंपल सा फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो अलग अलग प्रोसेसेस बताता है जो इन्वॉल्व है इथाइलिन ऑक्साइड की स्टेरिलाइजेशन के दौरान। सबसे पहले प्री कंडीशनिंग होती है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर कंट्रोल चेक किया जाता है। फिर इस गैस के द्वारा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है और फिर उस गैस की इवैक्यूएशन और गैस वॉशिंग करी जाती है। ये जो तीसरा प्रोसेस है इसका नाम है एरिएशन, और ये बहुत बहुत जरूरी प्रोसेस है क्योंकि यहां पर इस केमिकल को वापस से बाहर निकालने का काम किया जाता है। नाइट्रोजन इंजेक्शंस और वैक्यूम डीगैसिंग का इस्तेमाल किया जाता है इस केमिकल को खत्म करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी स्टेप पर प्रॉब्लम आती है। अगर खाने की स्टेरिलाइजेशन कर ली ETO से, कि मैं रोकना नहीं चाहता था लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि ध्रुव राठी अब समझाने की कोशिश ये कर रही हैं कि किसानों की गलती नहीं होती जब वो फसल उगाते हैं या जो कोई फ्रूट वाली सिस्टम वाली चीज़ें कोई सामने माहौल आ जाता है, कोई सीज़न आ जाता है, यानी फ्रूट सिस्टम का जो सीज़न आ जाता है तो उनकी गलती नहीं होती। ये मिस्टेक उनकी होती है जो मशीनरी में जाके सारी चीज़ें मतलब क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती है, वहाँ पे जाके इस तरह के पॉइजन यूज़ किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरे तासुर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम वीकनेस की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे वीकनेस की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। सेम पाकिस्तान में यही कंडीशन है। ऐसे पाकिस्तानी देश समझ के आपने इस वीडियो को देखना है, फरीकी तक ले जाओगे कि वाकई पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है।
लेकिन उसके बाद इसकी एरिएशन ढंग से नहीं करी गई तो केमिकल के कुछ ट्रेसेस खाने में बच जाएंगे। इससे कुछ और हानिकारक केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि क्या किया जाता है, या इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन या इथाइलिन ग्लाइकोल। ये वही हानिकारक केमिकल्स हैं वैसे जो कफ सिरप्स में भी पाए गए थे। इसकी बात मैंने फार्मा फाइल्स वाले वीडियो में करी थी। वही कफ सिरप्स जिनकी वजह से बच्चों की मौत हो गई थी उज्बेकिस्तान में। और यही कारण है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर इथाइलिन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन की कैटेगरी में डालती है। इन्होंने 4 अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं क्लासिफिकेशन के। ग्रुप 1 में वो चीजें हैं जिनसे फॉर श्योर इंसानों को कैंसर होता है। ग्रुप 2A में वो चीजें हैं जिनसे प्रोबेबली कैंसर होता है इंसानों को। ग्रुप 2B में वो चीजें हैं जिनसे पॉसिबली हो सकता है कैंसर इंसानों को। और ग्रुप 3 वाली चीजें नॉन क्लासिफाइबल है। तो ग्रुप 1 वाली चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक ये लिस्ट देख सकते हो अलग अलग केमिकल्स की जो ग्रुप 1 में आते हैं। कई सारी चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि कोयला, टोबैको, एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन, डीजल इंजन का एग्जॉस्ट, और इनमें से एक एंट्री यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड की भी है। इसके बारे में तो ये तक कहा गया है कि इवन लो लेवल्स पर इथाइलिन ऑक्साइड से लिम्फोइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप इस गैस को इनहेल करते हो, इससे सेल्यूलर मटेरियल में आपके परमानेंट म्यूटेशंस हो सकते हैं, जो कि आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी पास ऑन करी जा सकती है। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इथाइलिन ऑक्साइड को लेकर। ना सिर्फ इन्होंने अपने सारे यूरोपियन देशों में कंप्लीटली बैन कर दिया इथाइलिन ऑक्साइड को, बल्कि ये भी कहा कि इंपोर्टेड चीजों में भी इथाइलिन ऑक्साइड का इस पॉलिसी में एक थोड़ा सा बदलाव आया था साल 2003 में, जब इन्होंने देखा कि इंपोर्टेड खाने में माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का रिस्क काफी ज्यादा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि ठीक है, इंपोर्टेड खाने में हम बहुत थोड़ी सी मात्रा का इथाइलिन ऑक्साइड अलाउ करेंगे। इन्होंने एक मैक्सिमम रेजिड्यूअल लिमिट डिफाइन करी 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम की। मतलब ईटीओ का इतना सा रेजिड्यू रह गया तो चलता है, लेकिन इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। लेकिन इस लिमिट को भी 2022 में यूरोपियन कमीशन ने और भी कम कर दिया। इन्होंने कहा 0.2 भी नहीं, 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम नई लिमिट होगी। तो आज के दिन ईटीओ की इतनी एक्सेप्टेबल लिमिट है यूरोप में, और वो भी सिर्फ इंपोर्ट किए जाने वाली चीजों में। जो चीजें यूरोप के अंदर बन रही हैं उनमें कंप्लीटली बैंड है ईटीओ का इस्तेमाल। पिछले साल अप्रैल 2023 में इन्होंने ईटीओ की क्लासिफिकेशन भी बदल दी। इन्होंने कहा हम इसे फ्यूमिगेंट नहीं बुलाएंगे, हम इसे पेस्टिसाइड रेजिड्यू बुलाएंगे। इस डेफिनेशन को बदलने का मतलब था कि हर एक यूरोपियन देश के लिए यह मैंडेटरी बन गया वो अपने फूड सैंपल्स की टेस्टिंग कराएं ईटीओ को लेकर। सिंगापुर की बात करी जाए, सिंगापुर की जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट है इथाइलिन ऑक्साइड की, वो यूरोप से कहीं ज्यादा है, 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम। इनके देश में फ्यूमिगेशन के तौर पर ईटीओ का इस्तेमाल करना अलाउड है, लेकिन जो लिमिट है इनकी 500 गुना ज्यादा है ये यूरोप की लिमिट से। और फिर भी जब इन्होंने एवरेस्ट की फिश करी मसाला की टेस्टिंग करी तो अपनी लिमिट से ज्यादा इन्होंने एक केमिकल पाया। हांगकांग की बात करें तो इस मामले में हांगकांग की रेगुलेशंस ज्यादा मजबूत हैं सिंगापुर से। ये ना सिर्फ ईटीओ को एक पेस्टिसाइड कंसीडर करते हैं, बल्कि इनके देश में इसे फ्यूमिगेशन के तौर पर इस्तेमाल करना अलाउड ही नहीं है, और ना ही इसे पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करना अलाउड है। अगर हांगकांग में फूड क्वालिटी को लेकर वायलेशन होती है तो $50,000 का फाइन लग सकता है और 6 महीने की जेल हो सकती है। ये सब सुनकर अगर आप टेंशन में आ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार भगवान जाने क्या क्या डला है हमारे खाने में, कौन कौन से हानिकारक केमिकल्स हैं, तो चिंता मत करो। चैट जीपीटी जैसा एआई टूल यहाँ पर आपकी बहुत मदद कर सकता है। किसी भी खाने के आइटम की इंग्रेडिएंट लिस्ट देखो पीछे, और किसी भी इंग्रेडिएंट के बारे में आप सवाल कर सकते हो चैट जीपीटी से। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम ब्रोमेट, ये कई ब्रेड्स में इस्तेमाल किया जाता है। सीधा पूछो इज पोटेशियम ब्रोमेट बैड फॉर हेल्थ एंड इज इट बैंड इन एनी कंट्री। आपको जवाब मिल जाएगा क्लियरली कि इसे यूरोप और कनाडा जैसे देशों में बैन किया गया है, लेकिन अमेरिका में अभी भी अलाउड है और ये हानिकारक है हेल्थ के लिए। एक एक इंग्रेडिएंट करके नहीं पूछना, तो पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट की फोटो खींच के भी आप डाल सकते हो और पूछो चैट जीपीटी से इतने सारे जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर डले हैं इनमें से कोई भी मेरी हेल्थ के लिए हानिकारक है क्या। बहुत अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चैट जीपीटी डेली लाइफ में ऐसी चीजों के लिए बहुत यूजफुल है। नॉर्मली ऐसी चीजों को अगर आप गूगल पर सर्च करने की कोशिश करोगे तो घंटे लग जाएंगे आपको आंसर ढूंढने में। यही कारण कि ध्रुव राठी एकेडमी पर मैंने एक पूरा 5.5 घंटे का कोर्स बना रखा है मास्टर चैट जीपीटी के ऊपर। आप अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, अपनी डेली लाइफ में चीजों को 10 गुना ज्यादा स्पीड से कर सकते हैं इसकी मदद से। इस कोर्स में मैं रेगुलर अपडेट्स भी डालता हूं। नेक्स्ट अपडेट जून 2024 में आएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए food40 40% ऑफ पाने के लिए। एक और चीज कहना चाहूंगा, आप में से जिन लोगों को चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन खरीदना महंगा लगता है, इस ऐप को ट्राई करके देखिए, गिनी एआई। वही सेम फीचर्स और परफॉर्मेंस चैट जीपीटी वाली, लेकिन चैट जीपीटी से ये आधी से कम कॉस्ट पर अवेलेबल है। इसमें तो डायरेक्टली फोटो चैट और पीडीएफ चैट अवेलेबल है। आप इंग्रेडिएंट लिस्ट की फोटो खींचकर इससे भी आप पूछ सकते हैं, सेम जवाब मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं।
इतना सब हो जाने के बावजूद एवरेस्ट के जो डायरेक्टर हैं राजीव शाह, वो कहते हैं कि 60 में से सिर्फ एक फिश करी मसाला में ही तो ईटीओ निकला है, तो बाकी सारे मसाले खाने लायक हैं। और दूसरी तरफ एमडीएच का भी यही दावा है कि सारे प्रोडक्ट्स इनके सेफ हैं और आराम से खाने लायक हैं। लेकिन पता है क्या दोस्तों, बात यहाँ पर सिर्फ इथाइलिन ऑक्साइड की नहीं है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, अमेरिका में जो एमडीएच मसालों की शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया गया वो साल्मोनेला की वजह से किया गया। आयरनी की बात देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था ईटीओ का इस्तेमाल किया जाता है साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो यहाँ कुछ मसालों में ईटीओ पाया जा रहा है, कुछ मसालों में साल्मोनेला पाया जा रहा है। यूएस की एफडीए ने बताया कि अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में 15% एमडीएच के जो मसाले इंपोर्ट किए जा रहे थे अमेरिका में, उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया साल्मोनेला की वजह से। लेकिन इसके अगले पीरियड में अक्टूबर 2023 से लेकर जो अभी तक का समय है, ये रिजेक्शन का रेट 31% पर था। टोटल में 11 शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया गया, जिनमें स्पाइसेस, फ्लेवर्स और सॉल्ट्स थे एमडीएच के। और एक शिपमेंट का मतलब यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं है, एक शिपमेंट यहाँ पर एक कार्टन भी हो सकता है, एक ट्रक लोड भी हो सकता है और एक पूरे जहाज का कंटेनर भी हो सकता है। इस आउटलुक के आर्टिकल के अनुसार जनवरी 2022 में यूएस की एफडीए ने एमडीएच के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया था इंडिया में। उस वक्त खतरा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन तब भी एफडीए ने यह नोट किया था कि प्लांट में एडिक्वेट सैनिटरी फैसिलिटीज और अकोमोडेशंस नहीं है। एग्जैक्ट कोड सुनिए, इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स इनके इस तरीके से डिजाइन ही नहीं किए गए कि उन्हें क्लीन किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, कंटेमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। बात यहाँ सिर्फ एमडीएच के मसालों की नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2023 के बीच में अमेरिका ने 786 शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया जो इंडिया से आ रही थी। टोटल में 3925 ह्यूमन फूड एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स इंडिया से यूएस भेजी गई थी, यानी कि 20% रिजेक्ट हो गई सैल्मोनेला की वजह से। इसमें सिर्फ मसाले ही नहीं थे, इसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, सी फूड प्रोडक्ट्स भी थे। हेडलाइन पढ़ो इस आर्टिकल की क्या है, इंडिया से जो आने वाला सामान है उसका रिजेक्ट होने का चांस 7 गुना ज्यादा है चाइना से आने वाले सामान के कंपैरिजन में। हमारे देश के स्टैंडर्ड्स को इतना गिरा दिया गया है। और बात यहां सिर्फ इथाइलिन ऑक्साइड और सैल्मोनेला तक सीमित नहीं रहती। पिछले साल की इस खबर को भी देखो। 14 नवंबर 2023 यूरोपियन कमीशन ने अलार्म साउंड किया इंडिया से आने वाले टर्मरिक को लेकर, जहां पर एक खतरनाक जानलेवा पेस्टिसाइड क्लोरपाइरिफोस पाया गया। ये पेस्टिसाइड कई देशों में बैंड है क्योंकि इससे बच्चों की ब्रेन ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम कुछ मसालों से कहीं ज्यादा बढ़कर है और ये चीजें पिछले कई सालों से देखी जा रही हैं। यूरोप में चेतावनी की घंटी साल 2020 में बेल्जियम के द्वारा बजाई गई थी, जब भारतीय सेसेमी सीड्स यानी तिल में इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया था। तब से लेकर आज तक ये इतनी सारी चीजों में पाया जा चुका है। सीरियल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ब्रेड, क्रैकर्स, स्पाइसेस और तो और खेतों में जो जानवरों को खाना खिलाया जाता है उसमें भी ये पाया गया। इस बेल्जियम वाले इंसिडेंट के बाद ही था कि यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी ने इंडियन इंपोर्टेड खाने को सीरियसली लेना शुरू किया। इनका एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, यूरोपियन रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RASFF। इनका जो डेटा होता है ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पर। मार्च 2019 और मार्च 2024 के बीच में इंडियन इंपोर्टेड चीजों को लेकर 985 RASFF की नोटिफिकेशंस आई हैं, जिन्हें सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। ये कोई नेक्सस नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था है जो यूरोप ने अपने देश के नागरिकों की सेफ्टी के लिए बनाई है। इनकी कोशिश है कि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली किस खाने में क्या क्या पाया जा रहा है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है, आप जाकर खुद देख सकते हैं और स्क्रीन पर इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। मई 2022 और अप्रैल 2022 की नोटिफिकेशंस, क्यूमिन और फेन्यूग्रीक में क्लोरपाइरिफोस पेस्टिसाइड पाया गया। फिनलैंड में बॉर्डर पे ही इसे रिजेक्ट कर दिया गया। नेदरलैंड्स में इसका अलर्ट आया। दोनों को सीरियस क्लासिफिकेशन में डाला है। आप इनकी वेबसाइट का सर्च सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन्स पाए गए पीनट बटर, ग्राउंड नट्स, चावल में जो इंडिया से आ रहे थे। सैल्मोनेला पाया गया सेसेमी सीड्स, अनियन पाउडर, बीटल लीव्स में जो इंडिया से आ रहे थे। मर्क्यूरी और लेड जैसे हानिकारक केमिकल्स पाए गए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में जो इंडिया से इंपोर्ट किए जा रहे थे। एक एक नोटिफिकेशन पे आप डिटेल्स में जाकर नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना मर्क्यूरी, कितना लेड पाया गया। ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर थैंकफुली हमारे देश में जुडिशरी है जो अभी भी कुछ हद तक इंडिपेंडेंटली काम कर पा रही है। इन्हें लपेटे में लिया इन्होंने, अभी आपने रिसेंट खबर में देखा होगा, वरना हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी और FSSAI जो है, इन्होंने तो खुली छूट दे रखी है, जैसे मर्जी झूठे प्रचार करते रहो। याद है 2015 में दोस्तों हमारी सरकार ने मैगी को बैन कर दिया था क्योंकि उसमें MSG के ट्रेसेस पाए गए थे। इसके एकदम बाद पतंजलि नूडल्स को लॉन्च किया पूरे देश भर में, बड़ी लॉन्च हुई।
लेकिन अब जब पूरी दुनिया में देश के इतने सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया जा रहा है तो हमारी सरकार कुछ नहीं कह रही। सोच सकते हो इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे पेस्टिसाइड्स जिनको लेकर ये FSSAI वाले अभी तक इतनी सारी खबरें आने के बावजूद भी कोई चेतावनी नहीं दे रहे। देश में हालत सही में बहुत खराब है और बहुत गंभीर है। एक स्टडी करी गई थी पेस्टिसाइड्स एक्शन नेटवर्क इंडिया के द्वारा। इन्होंने पाया कि 275 पेस्टिसाइड्स जो इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से 255 टॉक्सिक पॉइजन्स हैं और 56 कार्सिनोजेनिक हैं। ये 2017 में स्टडी करी गई थी। आज के दिन 292 पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देश में बच्चे स्पेशली सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि बच्चों की ब्रेन ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इसका असर पड़ता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ऑर्गेनिक खाना यहाँ पर एक सोल्यूशन हो सकता है, जो कि मेरी राय में डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। लेकिन ऑर्गेनिक खाने में भी दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला तो ये कि कितने लोग उस टाइप के खाने को अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम इंडिया का जो ऑर्गेनिक खाना है वो भी एक रिस्क बताया जा रहा है अमेरिका और यूरोप के द्वारा। 11 जनवरी 2021 अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इंडिया की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अपनी एग्रीमेंट खत्म कर दी। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया के बिजनेसेस इंडिया में बनने वाले ऑर्गेनिक खाने को USDA का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे सकते थे। लेकिन अमेरिका इस एग्रीमेंट से पीछे हट गया ये कहकर कि इंडिया का जो ऑर्गेनिक कंट्रोल सिस्टम है वो इनसफिशिएंट है, वो हमारे स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा, और इसलिए हमारा लेबल ऑर्गेनिक का वो लोग इस्तेमाल करें, हमारे लेबल की जो रेपुटेशन है वो नीचे गिर जाएगी। यूरोप में मार्च 2024 में पब्लिश हुई इस साइंटिफिक रिपोर्ट को देखिए। इसे यूरोपियन यूनियन के EFSA ने पब्लिश किया है। इसमें लिखा है इंडिया से आने वाले ऑर्गेनिक ड्राई बीन्स, राइस और क्यूमिन सीड्स जैसे खाने में क्लोरपाइरिफॉस पेस्टिसाइड पाया गया। यानी आप ऑर्गेनिक खाना खाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं मिलेंगे। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा ये एक बेटर चॉइस है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अब इतना कुछ हो जाने के बावजूद सबसे बेशर्मी वाली चीज जो मोदी सरकार ने करी वो थी ये। 8 अप्रैल 2024 को FSSAI के द्वारा एक नोटिफिकेशन आती है। इसमें लिखा जाता है कि पेस्टिसाइड्स की MRL यानी कि मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट बढ़ा दी जाएगी। कुछ छोटे मोटे नंबर से नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी सरकार ने पेस्टिसाइड की लिमिट। पहले 0.01 मिलीग्राम पर किलोग्राम पेस्टिसाइड एक्सेप्टेबल था खाने में, अब इन्होंने कहा 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम पेस्टिसाइड एक्सेप्टेबल है। FSSAI ने इस नोटिफिकेशन में बताया कि ये फिगर्स प्रॉपर फील्ड ट्रायल्स के बाद सेट किए गए हैं। लेकिन पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया ने इस मैंडेट को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया। इन्होंने कहा कि CIBRC तो फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट ही नहीं करता पेस्टिसाइड्स के। जितना भी डेटा है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और CIBRC तो सिर्फ अप्रूव करता है पेस्टिसाइड्स को उस डेटा के आधार पर। जब लोगों ने इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर हल्ला मचाना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है, तो FSSAI ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहना शुरू कर दिया ये तो झूठी खबर है, हमें बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। FSSAI कह रहा है कि ये रिपोर्ट जो है कि हमने 10 गुना लिमिट बढ़ा दी है, ये फॉल्स और मैलिशियस रिपोर्ट्स हैं। इंडिया के तो सबसे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा भाई, क्या गलत खबर फैलाई जा रही है, जरा देखें क्या इनका डिफेंस था। ये कहते हैं हमने लिमिट तो बढ़ाई है, हमने 10 गुना लिमिट बढ़ाई है, लेकिन सिर्फ उन्हीं पेस्टिसाइड्स के लिए जो CIBRC से रजिस्टर्ड नहीं है। CIBRC है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी इंडिया की। मतलब ये तो एडमिट कर रहे हैं कि कुछ पेस्टिसाइड्स की लिमिट इन्होंने बढ़ाई है। तो पहला सवाल तो यही कि क्यों बढ़ाई है। इन्हीं का ही अगस्त 2022 का ऑर्डर देखो इनकी खुद की वेबसाइट पर। तीसरे पॉइंट के सेकंड सेक्शन में लिखा है वो पेस्टिसाइड्स जो रजिस्टर्ड नहीं है CIBRC के साथ, उनकी भी डिफॉल्ट लिमिट 0.01 मिलीग्राम पर किलोग्राम होगी। अपने पुराने ऑर्डर में तो इन्होंने लिमिट कम रखी थी इन्हीं पेस्टिसाइड्स की, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है। क्यों? FSSAI का यहाँ पर एक और बहाना है कि हमने डिफॉल्ट लिमिट इसलिए बढ़ा दी क्योंकि जो इंपोर्टेड खाना इंडिया में आएगा बाहर के देशों से, उनके देशों में लिमिट जो होगी वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, इसलिए उस खाने के लिए हम लिमिट को बढ़ा रहे हैं। मतलब दूसरी कंट्रीज पर अपना ब्लेम डाल दो। बाहर से आने वाले खाने में ज्यादा पेस्टिसाइड डला है तो अपने देशवासियों को ज्यादा पेस्टिसाइड वाला खाना खिला दो। मतलब हमारी सरकार बिल्कुल उल्टा कर रही है जो डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं उनका। यूरोपियन यूनियन, हांगकांग, सिंगापुर ये क्या कर रहे हैं? ये अपने देश की रेगुलेशंस कम नहीं कर रही है, अपने देश की रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट रख रहे हैं ताकि इंपोर्टेड खाना भी उनके देशवासियों को अच्छा क्वालिटी का मिल सके, बिना पेस्टिसाइड्स के मिल सके। और FSSAI को अगर इतनी ही चिंता है बाहर से आने वाले खाने की, तो जरा ये बता दो मुझे आज तक इतिहास में इन्होंने कितनी बार इंडियन सिटीजन्स को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि बाहर से आने वाले खाने में ज्यादा पेस्टिसाइड था? कभी भी इनकी तरफ से कोई चेतावनी सुनी है आपने? क्या मोदी सरकार को यहाँ पर चंदा दिया जा रहा है इन पेस्टिसाइड कंपनियों के द्वारा? क्या एक और चंदा धंधा मॉडल यहाँ पर छिपा है? यहाँ बात सिर्फ हम कंज्यूमर्स की नहीं है बल्कि किसानों की भी है। BMC पब्लिक हेल्थ डेटा के अनुसार दुनिया भर में 11,000 फार्मर्स मारे जाते हैं हर साल पेस्टिसाइड्स की वजह से। इनमें से करीब 6,500 फार्मर्स इंडियन होते हैं। यानी कि दुनिया भर में मारे जाने वाले 60% किसान सिर्फ हमारे एक देश में मारे जा रहे हैं।
ये नंबर्स भी यहाँ पर अंडर रिपोर्टेड है और कोई कानून नहीं है जो यहाँ पर किसानों की सेफ्टी इंश्योर करता हो। सेफ्टी तो छोड़ो, खाने की मिलावट की खबर सुनते ही लोग सबसे पहले इल्जाम किसानों पर लगाते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, इथाइलिन ऑक्साइड की जब ज्यादा मात्रा पाई जा रही है खाने में, ये प्रोडक्शन के दौरान नहीं हो रही है, ये स्टोरेज और पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर होती है। और पेस्टिसाइड्स की बात करी जाए तो कंपनीज इतना प्रेशराइज कर रही हैं किसानों को कि जबरदस्ती और पेस्टिसाइड छिड़को। किसानों को यह कहा जा रहा है कि अच्छी फसल तभी मिलेगी जब और ज्यादा पेस्टिसाइड छिड़का जाएगा। डेक्कन हेरल्ड के आर्टिकल में ये किसान का कहना था, हमें कंपनीज कहती हैं कि प्लांटिंग करने से पहले ही पेस्टिसाइड छिड़क दो, सीड्स के ऊपर अलग केमिकल डले होते हैं। इनफैक्ट जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कि नेचुरली अकरिंग केमिकल्स होते हैं, उनके नाम पर भी अब केमिकल्स का कॉकटेल बेचा जा रहा है। 2015 में हमारी सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनुपम वर्मा। इस कमेटी ने 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया जो कि दुनिया के किसी ना किसी देश में बैंड है, लेकिन इंडिया में अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो उसमें कहा गया कि सरकार को कम से कम 13 पेस्टिसाइड्स को बैन करना चाहिए और 6 और पेस्टिसाइड्स को फेज आउट करना चाहिए बाय द ईयर 2020। पर इस कमेटी की बात सुनने में सरकार ने खुद ही 4 साल का समय लगा दिया। जनवरी 2019 में 12 पेस्टिसाइड्स को फाइनली जाकर बैन किया गया और 6 को दिसंबर 2020 तक फेज आउट करने का प्लान बनाया गया। 5 साल का डिले कर दिया सरकार ने। और सुनो, 14 मई 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्राफ्ट ऑर्डर आता है कि वो जो 66 पेस्टिसाइड मेंशन किए गए थे उनमें से 27 को बैन कर देना चाहिए। लेकिन इस बैन को लेकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अपोज करती है और सरकार एक यू टर्न ले लेती है। फरवरी 2023, 3 साल बाद एक और नोटिफिकेशन जारी करी जाती है सरकार के द्वारा। इस बार कहा जाता है कि उन 27 में से सिर्फ 3 ही पेस्टिसाइड्स को बैन किया जाएगा। ध्यान दो, यहां पर 27 में से 24 पेस्टिसाइड्स काफी सारे देशों में पूरी तरीके से बैन है, लेकिन हमारी मोदी सरकार को लगता है कि सिर्फ 3 ही बैन करने का डिसीजन लेना काफी है। क्या कारण है कि हमारी सरकार एफएमसीजी कंपनीज और पेस्टिसाइड कंपनीज को इस तरीके से फ्री हैंड देती है? इवन जो विदेश की कंपनीज इंडिया में आती हैं उन्हें भी इस तरीके से स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लॉइट करने दिया जाता है। फूड फार्मर के वीडियो जरूर आपने देखे होंगे, कितनी ही कंपनीज के कितने ही प्रोडक्ट्स को उसने कटघरे में रखा है। नेस्ले, किटकैट, सेरेलैक, लेज, प्रिंगल्स, स्किटल्स, M&M's, कैडबरी, बॉर्नवीटा। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के खाने को भी एक्सपोज किया, कैसे उनके सो कॉल्ड हेल्दी खाने में भी उपमा, पोहा, दाल चावल में ज्यादा सोडियम की मात्रा होती है मैगी से। लेकिन ये सारी कंपनीज क्या जवाब देती हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। जो गाइडलाइंस सरकार ने बनाई है, FSSAI ने जो गाइडलाइंस बनाई है, हम तो उसे फुलफिल कर रहे हैं। तो चाहे दोस्तों यहाँ पर इंडियन फूड कंपनीज हो, MNCs हो, केमिकल्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनीज हो, नेचुरल आयुर्वेदा के स्कैम्स हो, सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वहां अपने भाषणों में बिजी है मंगलसूत्र, मटन और मुसलमानों के नाम पर लोगों को डराने में, और यहाँ लोगों को जहरीला खाना खिलाया जा रहा है। सही मायने में इसका जो सोल्यूशन है वो सरकार की तरफ से ही आ सकता है, अगर सरकार अपने रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट बनाए। अगर सरकार का ये चंदा धंधा मॉडल खत्म किया जाए तो एज एन इंडिविजुअल हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक खाना खरीदें। अगर आप किसी किसान को जानते हैं तो डायरेक्टली उनसे खरीदिए ताकि क्वालिटी का आपको पता चल पाए। और इथाइलिन ऑक्साइड को लेकर क्योंकि स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही थी, तो जितना फ्रेश खाना हो सके उसे खरीदिए। अगर आपको किसी खाने की क्वालिटी को लेकर डाउट होता है तो आप अपनी तरफ से भी फूड आइटम्स को भेज सकते हैं क्वालिटी टेस्ट कराने के लिए अलग अलग लेबोरेटरीज में। जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो के एग्जाम्पल बताया था कि एक ट्विटर यूजर ने खुद से अपने एक सैंपल को भेजा इथाइलिन ऑक्साइड की टेस्टिंग करवाने के लिए। और ओवरऑल जितना ज्यादा हम ऑर्गेनिक खाने को प्रमोट कर सकें उतना बेहतर है। लेकिन इस भयानक प्रॉब्लम का सही मायनों में सोल्यूशन सरकार की तरफ से ही आ सकता है। और क्या वो इस मौजूदा मोदी सरकार की तरफ से आएगा? मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि ये सरकार चंदा धंधा के मॉडल में बिजी है। इस चंदा धंधा मॉडल ने ना सिर्फ हमारे खाने को जहरीला बना दिया है, बल्कि हमारी दवाइयों को भी जहरीला बना दिया है। इसकी बात मैंने करी थी इस फार्मा फाइल्स वाले वीडियो में, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खाए जाएं। यार आप क्या कह सकते हैं, सेम पाकिस्तान में यही कंडीशन है। पाकिस्तान में एक्सपोज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम लोग तो बैठे हुए रिएक्शन देंगे, समझाएंगे कि सेम पाकिस्तान में यही कंडीशन चल रही है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं वो इस चीज़ को अलाउ करते हैं। हम पेप्सी की दिन रात वीडियोस देखते हैं कि लोग खड़े हुए हैं, पाँव दरमियान में रखे हुए हैं और पेप्सी वहाँ से भर रहे हैं और बोतलों में डाल रहे हैं, लोग ले रहे हैं। और कहीं कहीं पे चूहों का जो गोश्त है वो यूज़ किया जाता है नीमको दाल में, लेज़ में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में भी की जा रही है। सेम कंडीशन पाकिस्तान में भी है और इंडिया में यही है।
किसानों का यही हाल है और फसल क्यों ज़्यादा उगाई जा रही है, क्योंकि केमिकल यूज़ किया जाता है। उसकी वजह से हमारे यहाँ गंदम तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन नुकसान उससे कहीं ज़्यादा है, कहीं गुना ज़्यादा है। हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे। हम सोचते हैं कि वैसे ही कोई कुदरती आफात अल्लाह ताला की तरफ से आ गई है। हाँ, ये है ज़रूर, जो एहतियात है वो तो अल्लाह ताला कुरान करीम में भी हमें बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इस चीज़ का एहतियात अपना खुद करना है, अपने आप को खुद देखना है। बाकी इस हवाले से जो वीडियो मैंने आपको दी है बहुत लंबी हो जाएगी, रिएक्शन काफ़ी लंबा था। इसके बारे में आपकी क्या राय है, एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंडियन, एज ए अफगानी, कोई भी जो मुझे देख रहा है, उर्दू मैन, हिंदी, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान।